विवाह मुहूर्त में कुछ विशेष सावधानियां और विवाह मुहूर्त से जुड़ा हुआ कुछ वो विषय जो विषय आपको जानना नितांत आवश्यक है। विवाह मुहूर्त में किन किन नक्षत्रों का प्रयोग करना चाहिए। विवाह नक्षत्र में यदि विवाह नक्षत्र चूंकि रेवती जो होता है वो सबसे उत्तम नक्षत्र होता है विवाह के लिए, रोहिणी रेवती। तो रेवती जो नक्षत्र है उसके पूर्व के जो 5 जो नक्षत्र हैं वह 5 नक्षत्र जो है या रेवती सहित जो 5 नक्षत्र है वो पंचक में आ जाते हैं। तो जब पंचक की जब स्थिति होती है उसमें मंडपाच्छादन जो होता है विवाह के पूर्व मंडप का निर्माण, वह मंडप का निर्माण कैसे करें, क्या विवाह के मुहूर्त को टाल दिया जाए। कई बार मैं देखा हूं कि मंडपाच्छादन के मुहूर्त के ना मिलने की वजह से बहुत उत्तम और अच्छा मुहूर्त विवाह का जो होता है उसको भी लोग उसको टाल देते हैं। तो मैं इस विषय पर इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं जो नए दर्शक जो जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर करें, और यदि कोई विद्वतजन हमारे इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप भी इस विषय पर विशेष रूप से ध्यान दें और विवाह के मुहूर्त में जो मैं आगे बताने वाला हूं यह निश्चित रूप से आपके लिए भी लाभोपयोगी होगा, तो आप भी अवश्य देखें। साथियों, मैं चर्चा करूंगा चूंकि अभी पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया है विवाह के मेलापक के विषय पर। हालांकि हमारे वीडियो जो श्रृंखलाएं हैं उस वीडियो श्रृंखला में हमने कई अहम विषयों पर हमने चर्चा किया है जो शास्त्र सम्मत है, बिल्कुल भी कहीं से किसी भी प्रकार का कोई जिसमें मिश्रण नहीं है। तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि विवाह के मुहूर्त में किन किन नक्षत्रों का प्रयोग होता है, किन किन नक्षत्रों को ग्राह्य किया गया है और कौन कौन से किस लग्न में विवाह करना चाहिए। रात्रि और दिन में दोनों समय विवाह होते हैं, रात्रि लग्न भी होते हैं और दिवा लग्न भी होते हैं। तो मैं आज पूरे विषयों पर मैं चर्चा करूंगा। आप सबसे आग्रह कि मेरे इस पूरे वीडियो का जरूर देखें। मैं सबसे प्रथम चीज विवाह में नक्षत्र कौन कौन से प्रयोग होते हैं, कौन कौन सा नक्षत्र ग्राह्य है, मैं उस पर चर्चा करता हूं। तो उसमें रोहिणीत्युत्तर रेवत्यो मूलम स्वातिर मृगो मघा मासान्ते अनुराधाद्य हस्तश्च विवाहे मंगलप्रदा। अर्थात रोहिणीत्युत्तर रेवत्यो मूलम स्वातिर मृगो मघा और अनुराधाद्य हस्तश्च विवाहे मंगलप्रदा। अर्थात विवाह के मुहूर्त में रोहिणी और तीनों उत्तरा नक्षत्र, अर्थात तो कौन कौन सा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, और इसके साथ साथ में मूल नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, स्वाति और मृगो यानी कि मृगशिरा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, इस प्रकार के नक्षत्रों का इस प्रकार के नक्षत्रों को विवाह के मुहूर्त में जो है इन्हीं नक्षत्रों में विवाह किया जाना चाहिए। अर्थात कौन कौन से, अनुराधा रोहिणी नक्षत्र यानी कि यह दूसरा नक्षत्र, उसके पश्चात तीनों उत्तरा, अच्छा अर्थात उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा साढ़ा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, मूल और स्वाति, मघा और मृगशिरा नक्षत्र, इसके साथ साथ में हस्त नक्षत्र, अनुराधा, इस प्रकार के नक्षत्रों का जो है विवाह में मुहूर्त में इनका रहना, इनका होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि मासान्ते दिन मेकंतु तिथ्यंतम घटिका त्रयम और घटिकानाम त्रयम भान्ते विवाहे परिवर्जयेत। अर्थात मास संक्रांति के अंत का एक दिन या और तिथि के अंत का 3 घड़ी और नक्षत्र के अंत का 3 घटी, यह जो है विवाह के मुहूर्त में वर्जित काल है। इनमें विवाह नहीं किया जाना चाहिए। अब इसके पश्चात जो है आपके मन में एक बहुत विशेष रूप से आता होगा, समस्या आती होगी, जब भी विवाह के मुहूर्त रखे जाते हैं तो उसमें मंडपाच्छादन होता है। मंडप चूंकि जितने भी भारतवासी हैं सबके यहाँ विवाह में जो है मंडप का आच्छादन होता है, जो पूरे मंडप बना करके उसमें उसी मंडप में
कन्या और वर का विवाह होता है। तो उस मंडपाच्छादन के मुहूर्त के भी बहुत मायने होते हैं। उस मंडप में तीन मातृकाओं का पूजन होता है। उस मंडप में कुल देवता देवी और षोडश मातृका इत्यादि जितने भी मातृकाएं हैं सभी मातृकाओं का पूजन होता है। उसके पश्चात गुप्तागार में जो है अर्थात एक विशेष जो कक्ष जो घर का होता है अर्थात दक्षिण और पश्चिम का जो कोण होता है उस कोण के मास्टर जो बेडरूम होता है उस बेडरूम में के पास लगा हुआ है। उस बेडरूम के पास में ही गुप्तागार बनाया जाता है और उस गुप्तागार में कुल जो है पितृजनों का पूजन होता है। इस प्रकार की स्थिति तो जो मंडपाच्छादन होता है उस मंडपाच्छादन के समय पंचक नहीं होना चाहिए। और उत्तरा भाद्रपद और रेवती ये दो जो नक्षत्र हैं वो पंचक में ही आते हैं। तो विवाह के 2-3 दिन पूर्व विवाह के जो है लगभग ये नक्षत्र पंचक के ही रहते हैं। तो क्या ऐसे में मंडपाच्छादन नहीं होना चाहिए? मंडपाच्छादन क्या इसमें वर्जित है? चूंकि पंचक में मंडप का यानी काष्ठ का संचय नहीं करना चाहिए और बिना लकड़ी का तो या बिना काष्ठ का या बिना तृण का मंडप तो बनेगा नहीं। आजकल तो मंडप जो है आजकल मैं देखता हूँ कि वो टेंट हाउस वाले बना देते हैं, किंतु वह वैदिक मंडप तो है नहीं। फिर भी उसके बाद भी बांस और कुछ लकड़ी का बना हुआ जो हल होता है उसका जो बीच का जो जिसमें जो बैल के द्वारा जो है उसको हल जोता जाता था पुराने जमाने समय पर, या अभी भी देहातों में आप देखे ही होंगे, तो उसका भी प्रयोग होता है। आजकल उसको वो आजकल मार्केट में भी उपलब्ध हो गया है। उसका जो है प्रतीकात्मक एक बना करके लकड़ी का रखे रहते हैं वो लोग, तो उसको लगाया जाता है। उसको हरिश कहा जाता है और यहाँ छत्तीसगढ़ में उसको नांगर कहा जाता है। तो इस प्रकार का जो स्थिति है उसको जो है उसको गाड़ करके और उसमें बांस की लकड़ी या बांस जो हरा बांस होता है उससे मंडप बनता है। निश्चित रूप से उसको लगाया जाता है। उसके बगैर इन सारी चीजों में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की इसमें रहस्य छुपा होता है। जो हमारे जो बच्चे हैं जिनका विवाह होना है उस नव दंपति के जीवन में कहीं न कहीं सुख समृद्धि का ये सारी चीजें संचार करते हैं। तो मेरा आपका सबका यही प्रयास होता है कि हम अपने बच्चों के विवाह में अपनी बिटिया के विवाह में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करें जो कि इतना सकारात्मक माहौल हो कि उसके आजीवन उसको जो है सुख समृद्धि और इसके साथ साथ में अटूट और अखंड उसका दाम्पत्य जीवन व्यतीत हो। इसी कामना से हम मंडपाच्छादन भी करते हैं, क्योंकि उसी मंडप में बैठ करके कन्यादान होता है, फेरे होते हैं। तो उस मंडपाच्छादन में पंचक की जब स्थिति आती है तो उसका निवारण क्या है, तो मैं आपको इस वीडियो में वही बता रहा हूं कि उसका शास्त्रीय जो निवारण है वह निवारण यह है। सर्वप्रथम तो पंचक के जो नक्षत्र है मैं उसको आपको बता दूं कि पंचक के नक्षत्र जो कि 27 नक्षत्रों में से धनिष्ठा से प्रारंभ होकर के रेवती पर्यंत अर्थात धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, इसके पश्चात 5वां जो नक्षत्र है वो रेवती नक्षत्र है। इन 5 नक्षत्रों को कहा जाता है पंचक नक्षत्र। और इन पंचक नक्षत्रों में जो है काष्ठ का संचय करना यह जो है वर्जित है। अर्थात जब काष्ठ का संचय नहीं होगा तो मंडप का आच्छादन नहीं होगा, तो मंडप आच्छादन का जो कार्य है वह कार्य इससे अपूर्ण हो जाता है। अर्थात इसको न करने के लिए मन में तमाम तरह की भ्रांतियां आती है। तो इसके लिए शास्त्र सम्मत एक विषय आया। ऐसी स्थिति में इन 5 नक्षत्रों के अंतिम 5 जो घटी है, आप पुनः सुन लीजिए इसको, इन पंचक नक्षत्रों यानी कि इन पंचक में आने वाले 5 नक्षत्रों के अंतिम 5 जो घटी है, इन समस्त नक्षत्रों के अपने अलग अलग कालखंड होते हैं। इन कालखंडों के जो अंतिम के जो 5 जो घटी है उस 5 घटी अर्थात उस 5 घटी को छोड़ करके बाकी पूरे नक्षत्रों के कालखंड में आप मंडपाच्छादन जो है कर सकते हैं। अर्थात इन पंचक के 5 नक्षत्रों की अंतिम जो 2.5 घंटे हैं
या 5 घटी 2.5 घंटे से भी कम होता है, उन 5, चूंकि एक जो है घटी में 2.5 घटी में एक घंटा होता है, तो जब 2.5 घटी में 1 घंटा होता है तो 5 घटी अर्थात 2 घंटा, अर्थात जो है उस नक्षत्र के पूरे भोग काल के का अंतिम का 2 घंटा जो होता है, उस 2 घंटे में मंडप का आच्छादन नहीं करना चाहिए। किंतु इसके अतिरिक्त पूरे जो है उस नक्षत्र के भोग काल में आप मंडपाच्छादन निश्चित रूप से, निर्बाध रूप से, बिना किसी सशंकित हुए, आप, यह शास्त्र सम्मत बात है कि आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके जो है बच्चों के विवाह का जो विवाह के पश्चात का जो उनका जीवन है, जो उनका दाम्पत्य जो जीवन है, वह सुखपूर्ण व्यतीत होगा। निसंदेह इसमें किसी प्रकार का कोई दो राय है ही नहीं। अब इसके पश्चात जो है कुछ लोगों के मन में आते हैं कि विवाह के जो लग्न है, वो लग्न कौन कौन से, दिवा यदि लग्न है, दिन में यदि विवाह करना है, तो रात्रि में विवाह करना है, तो लग्न की बड़ी जो है महत्वपूर्णता है। तो मैं इस विषय पर अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। आप सभी हमारे इस जो है YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक शेयर करते रहें। आशा है कि आप सबको ज्योतिष से संबंधित जो शास्त्रीय जो व्यवस्था है, शास्त्रीय जो परंपरा है, ज्योतिष शास्त्र के जो मूलभूत जो सूत्र हैं, मैं उनको आप सबको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष में प्रस्तुत करते रहता हूं। निश्चित रूप से आपके लिए वो लाभ उपयोगी होगा। नमस्कार, जय श्री राम।